नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोपाल जी क्लासेस पर। आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग के विषय में। तो ज़्यादा देरी न करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि, जिसमें प्रथम जो खंड है आपके उसके विषय में। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो ये टॉपिक है राधाकृष्णन आयोग, उसके विषय में। इससे संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मात्र 11 रुपये में हर टॉपिक की आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, जिसके लिए मैं अपना नंबर आपको सेंड कर दूंगा और आपको 11 रुपये उस पर पे करने होंगे और उतने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये नोट्स विभिन्न पुस्तकों से बनाए गए हैं, ऑथर राइटर की है। अगर बाद में आवश्यकता पड़ती है रीट लगाने की तो मैं आपको बुक भी उपलब्ध करवा सकता हूँ। तो आप देखिए नोट्स को और उतने के बाद लेने की वो करिए। अगर आपको पसंद आता तो लिए आप, मात्र 11 रुपये में पर टॉपिक मिलेगा आपको। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। सबसे पहले बात करते हैं हम राधा कृष्णन आयोग के विषय में। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक पहला, राधा कृष्णन आयोग। ऐसे ही आपको टॉपिक मिलते रहेंगे लगातार, सारे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित। और पीडीएफ चाहिए तो 11 रुपये मात्र है। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए बढ़ते हम अपने सेशन की ओर। शुरू करते हैं राधा कृष्णन आयोग। राधा कृष्णन आयोग की अगर बात करें हम तो डेट देख लेते हैं पहले। जो आपके तिथि है वो है आपके 1948 1949, इसको मैं आगे बताऊंगा आपको। अन्य नाम राधा कृष्णन आयोग का है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। राधा कृष्ण आयोग को अन्य किस नाम से भी जानते हैं? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं इसके अध्यक्ष की। अध्यक्ष है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जो सचिव थे वो थे निर्मल कुमार सिद्धांत। इसके कुल सदस्य संख्या थी 10, जिसमें 7 भारतीय थे और 3 विदेशी। अब ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, राधा कृष्ण आयोग का संबंध किससे है? तो संबंध किससे है? आपके उच्च शिक्षा से। ये महत्वपूर्ण है, सारे फैक्चुअल जो जानकारी है सारी दे रखी है इसमें। सारे फैक्ट है और अन्य भी थोड़ा बहुत दे रखे हैं। बाद बाकी तो डिटेल तो मिल जाता है जगह जगह। अगली बात करते हैं हम, इसका गठन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 को हुआ। और इसकी जो प्रथम बैठक हुई राधा कृष्णन आयोग की 9 दिसंबर 1948 तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुई। जो पहली बैठक हुई किसकी अध्यक्षता में हुई? अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। ये दोनों डेट पूछी जा सकती हैं, प्रथम बैठक और गठन का। और जो इन्होंने रिपोर्ट या प्रतिवेदन जो प्रस्तुत किया वो कब किया? वो रिपोर्ट जो प्रस्तुत की इन्होंने अपनी, वो की आपके 25 अगस्त 1949 को। जिसमें कुल पेज कितने थे? 747 थे और जो अध्याय थे 15 थे। आयोग में ये भी पूछा जा सकता है कि कुल कितने पेज और अध्याय थे, ये कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप घबराइए नहीं, सारे फैक्चुअल जानकारियां दी गई हैं इसमें। अब देख लेते हैं हम इसके उद्देश्य के विषय में। उद्देश्य की अगर बात करें, इसकी नियुक्ति विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था व संरचना की जांच करना तथा तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संबंध में भारतीय सरकार को आवश्यक सुझाव देना। जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उसके संबंध में था ये मुख्य रूप से। अब बात करते हैं विशेष क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। जो राधाकृष्णन आयोग है वो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है। पूछा जाए प्रश्न कि क्या स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा है, तो आप सीधे सीधे कौन सा टॉपिक मारेंगे? वो मारेंगे आप कौन सा? स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा है? राधा कृष्णन आयोग। अब बात कर लेते हैं आयोग के कौन कौन से सुझाव दिए। अब सुझाव के विषय में हम चर्चा करें तो सबसे पहले देख लेते हैं हम किसका, शिक्षण संकाय से संबंधित जो सुझाव है। आयोग के अनुसार क्या है? शिक्षकों की 4 श्रेणियां विभाजित किया। जो शिक्षकों को है वो कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 4 श्रेणियों में। पहला था प्रोफेसर, दूसरा था पाठक या रीडर, तीसरा व्याख्याता या लेक्चरर बोलते हैं, चौथा है प्रशिक्षक या ट्रेनर। अब अगली बात कर लेते हैं हम, शिक्षण कार्य का जो समय होगा एक सप्ताह में कितने का होगा? 18 घंटे होगा, इससे अधिक नहीं होगा। शिक्षक की सेवा अवकाश की उम्र होगी, रिटायरमेंट की उम्र होगी 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने कर दी? 64 वर्ष। कुछ इसमें और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, देख लें। जो शिक्षक का जो अवकाश है एक बार में 1 वर्ष तक का मिलेगा और संपूर्ण सेवा काल जब तक रिटायर नहीं होते हैं तब तक 3 वर्ष का मिलेगा। अब देख लेते हैं शिक्षण के स्तर। शिक्षण के जो स्तर है देख लेते हैं इसमें क्या क्या है महत्वपूर्ण।
शिक्षार्थियों की जो विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की जो संख्या होगी विश्वविद्यालय में 3000 होगी और संबंधित महाविद्यालयों में 1500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसने माना है? आयोग ने। अब कार्य दिवसों की संख्या ये भी पूछा जा सकता है। राधाकृष्ण आयोग के अनुसार जो स्कूल चलने की जो संख्या है, कितने दिन तक खुले रहेंगे? एक साल में 180 दिन और परीक्षा को छोड़ के। परीक्षा जो जितने दिन परीक्षा होगी वो दिन इंक्लूड होंगे इसमें। अब प्राप्तांकों की अगर बात कर लें हम कितने परसेंट में, जो प्रथम स्थान प्राप्त है वो 70% में और द्वितीय स्थान होगा 55% में और तृतीय स्थान होगा 40% में। अब आगे बढ़ जाते हैं हम अपने, आगे देख लेते हैं विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है और जो वित्त है, पैसे से संबंधित है जो भी, वो देख लेते हैं। आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची संविधान में और समवर्ती सूची। पहले ये राज्य सूची केंद्र सूची का विषय था। इन आयोग ने बोला, राधाकृष्णन आयोग ने बोला कि इसे क्या समवर्ती सूची का हिस्सा बनाना चाहिए, किंतु उस समय क्या स्वीकार नहीं किया। सरकार द्वारा संपूर्ण शिक्षा को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में रखा गया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने संपूर्ण शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया? 1976 को। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा से संबंधित नीतियां बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होगा। आयोग ने माना है जो शिक्षा से संबंधित जो नीतियां बनाएगा, नियम कानून बनाएगा, वो किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। राज्य सरकार उन नीतियों को अपने राज्यों में लागू करेगी। जो भी केंद्र सरकार नियम बनाएगी शिक्षा से संबंधित, राज्य सरकार का क्या दायित्व होगा? उन नीतियों को क्या करना है? अपने राज्यों में लागू करना है। अगला एक सुझाव महत्वपूर्ण, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना की जानी चाहिए। आयोग ने माना है, राधाकृष्णन आयोग ने, तो यूजीसी की स्थापना है वो की जानी चाहिए। इसी के अनुशंसा पर 1956 में क्या यूजीसी की स्थापना होती है। यूजीसी जब पढ़ाऊंगा मैं तब, पहले ये जो था 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति के नाम से था। 1956 में क्या है? यूजीसी की स्थापना होती है। पिछली बार भी प्रश्न पूछा गया था आपके लेक्चरर में। आइए देखते हैं और महत्वपूर्ण सुझाव कौन कौन से थे। विश्वविद्यालय शिक्षा और संरचना, विश्वविद्यालय शिक्षा की संरचना और संगठन क्या क्या है। उच्च शिक्षा के कितने स्तर बताए आयोग ने? राधाकृष्ण आयोग ने 3 बताए हैं, स्नातक, स्नातकोत्तर या परास्नातक, शोध। स्नातक का जो वर्ष है 3 वर्ष का होना चाहिए और स्नातकोत्तर या परास्नातक पीजी बोलते हैं जिससे 2 वर्ष का होना चाहिए और शोध न्यूनतम कितने वर्ष का होना चाहिए? 2 वर्ष का। उच्च शिक्षा की श्रेणियों को विभाजित किया 3 वर्गों में, 3 भागों में विभाजित किया। किसने? राधाकृष्णन आयोग ने। कला, विज्ञान, व्यावसायिक और तकनीकी। आगे देख लेते हैं हम शिक्षा का माध्यम। आयोग ने क्या बोला है? शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, संघीय भाषा के लिए केवल देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाना चाहिए। संघीय और प्रादेशिक भाषाओं का विकास हो, उस शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। अंग्रेजी को भी शिक्षा में बनाए रखना चाहिए। छात्रों को 3 भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। आयोग ने माना छात्रों को कितनी भाषा की शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे आप कोठारी आयोग में भी इसी चीज को पढ़ेंगे। मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, हिंदी अथवा संघीय भाषा। तीसरा है आपका अंग्रेजी भाषा। अब आगे बढ़ते हैं हम। राधाकृष्ण आयोग के सुझाव जो सिफारिशें थी उनका प्रभाव और सुझाव देख लेते हैं। क्या क्या था? जो प्रभाव पड़ा उतने के बाद और जो सुझाव है महत्वपूर्ण अन्य, वो देख लेते हैं। सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में बदल दिया। जो मैं भी बात कर रहा था यूजीसी की। 1956 में एक कानून द्वारा इसे स्वतंत्र संस्था का दर्जा प्रदान हुआ। जो यूजीसी को है स्वतंत्र संस्था का दर्जा कब प्रदान हुआ? वो हुआ 1956 को। ये पूछा जाता, वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी आया था। अगला है आपका, अगला पॉइंट है, सरकार ने 1954 में केंद्र में
ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना की। ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की स्थापना कब की? 1954 में। इसे ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है राधाकृष्णन आयोग के सिफारिशों के आधार पर। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में 1948 को एनसीसी तथा 1969 को एनएसएस की स्थापना की आयोग की अनुशंसा पर। छात्र कल्याण हेतु जो प्रस्ताव था, जो उतने बाद प्रभाव में आया वो है छात्र कल्याण सलाहकार बोर्डों की स्थापना हुई। शारीरिक शिक्षा निर्देशकों की नियुक्ति, छात्रावासों का निर्माण आदि आदि बहुत सारे हैं। डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर आयोग के जो आप पढ़ेंगे इतने के बाद मुदालियर आयोग, तो उसमें देखेंगे आप इसके अध्यक्ष थे मुदालियर आयोग के। वो क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के क्या है? एक सदस्य है। राधाकृष्ण आयोग के एक सदस्य है। भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो आपके ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किस आयोग के सदस्य हैं। अब उसमें पूछा जाएगा, ऑप्शन दिया जाएगा राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो आप ऐसा ना हो कि आप मुदालियर आयोग आए ना, और मुदालियर आयोग आए ना आप सोचें कि ये तो है ही नहीं, ये तो मुदालियर आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक सदस्य भी थे किसके? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग के। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज कर सकता है आयोग इसमें। अगला पॉइंट है आपके विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उन्हीं छात्रों को प्रवेश देना चाहिए जो 12 वर्ष की विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर चुका हो। जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में है, बीए, बीएससी या ग्रेजुएशन में जो भी करना चाहें, वो कम से कम कितने वर्ष की शिक्षा पूर्ण कर चुका हो? 12 वर्ष की। उसी को क्या है, वहाँ पे प्रवेश मिलना चाहिए या एडमिशन होना चाहिए। के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। जितने भी आपको बताए अभी तक आपने देखे होंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे गए हैं। आप और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे। ये जो है ये महत्वपूर्ण है, सारे अलग अलग कर रखे हैं टॉपिक वाइज। ये पॉइंट लिख के आपको आपके लिए तैयार किए गए हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। बाद बाकी तो जितना भी अगर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से संबंधित जो भी आएगा वो इसी आयोग की देन है या कोठारी आयोग की देन है। तो ज़्यादा लंबी ना वीडियो बनाते हुए हम अपने वीडियो को यहीं, अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही आपको आगामी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको, और उसमें आपको मात्र 11 रुपये सेंड करने हैं, और हर टॉपिक के लिए आपको 11 रुपये सेंड करने हैं। आपको टॉपिक ऐसे ही मिलेंगे सुंदर सुंदर। ये अलग अलग बुकों से बनाए गए हैं, अलग अलग प्रकार की बुकों से, और ऑथर राइटर हैं सारे। आप देख भी सकते हैं कि नोट्स कैसे बने हुए हैं। तो मात्र 11 रुपये है। अगर आपको चाहिए तो मेरे को 11 रुपये सेंड करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करके आप भेज सकते हैं। वही मेरा गूगल पे और फ़ोन पे नंबर भी है, उसी पे आपको नंबर दिया जाएगा। तो अगर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों के साथ भी आगे सेंड कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सेंड कीजिए, उनका भी भला हो और आप लोगों का भी और हमारा भी। ज़्यादा देरी ना करते हुए धन्यवाद।